Hey everyone, welcome to Clat Point and let's start today's The Hindu News discussion जो कि क्लैट, DOLLB, ALET, NLSET, अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप 2022 में जो देने वाले हैं 2023 में देने वाले हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे बढ़े उससे पहले इस संडे सुबह 9 बजे से ऑल इंडिया ओपन मॉक आप लोगों के लिए हम लेके आ रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसमें अपीयर करिएगा और अपने आप को देखिएगा कि आप किस तरीके से कहाँ पे प्रिपरेशन में हैं। इस मॉक की लिंक जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, तो आप उससे जुड़ जाइए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक बहुत ही दुख घटना घटी है और घटना क्या घटी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पंजाब में फिरोजपुर करके जगह है वहां जा रहे थे और रास्ते में जो है उनकी काफिले को वापस लौटना पड़ा ड्यू टू रोड ब्लॉकेज। अब इसमें काफी सारी कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही है, अलग अलग बातें आ रही है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, कल मोदी जी जाने से पहले ट्वीट करते हैं कि डेवलपमेंट वर्क्स एंड बहुत सारी चीज़ों का शिलान्यास करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए, फाउंडेशन स्टोन रखने के लिए मैं जा रहा हूँ। साथ ही साथ वहाँ पे एक रैली भी थी क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं पंजाब के अंदर। और वैसे तो देखिए, जब भी प्राइम मिनिस्टर कहीं जाते हैं तो उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर, डीजीपी जो हैं वो उनको वेलकम करने के लिए आते हैं, पर पंजाब में ये चीज़ देखने को नहीं मिली। मामला क्या था? मामला देखो ये था कि भटिंडा में ना एयरपोर्ट है और यहाँ से फिरोजपुर तक गाड़ी से जाना था। मौसम खराब था इसीलिए हेलीकॉप्टर का जो रास्ता है वो नहीं लिया गया और रास्ते में यहीं पे इनका जो रोड है उसको ब्लॉकेज कर दिया गया, जिसकी वजह से सिक्योरिटी ब्रीच हुई। इवन जब भटिंडा एयरपोर्ट पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लौट आए तो उन्होंने ये तक कह दिया कि अपने चीफ मिनिस्टर को धन्यवाद कहिएगा कि मैं जिंदा सही सलामत लौट रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको कड़े शब्दों में निंदा करी है, उन्होंने जांच करने को कहा है, इस पर अकाउंटेबिलिटी मांगी है। इट्स अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। और चाहे पॉलिटिकल व्यू किसी के कुछ भी हों, लेकिन देश के प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी की है। अगर प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा पे कुछ भी थोड़ा सा भी आंच आएगा तो आपको पता है देश में किस तरीके के हालात हो सकते हैं। इंदिरा गांधी जी के बारे में हमें पता है किस तरीके से देश में फिर दंगे फसाद स्टार्ट हुए थे। तो ये सब चीज़ें सही नहीं है। आप इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते हुए बाहरी लोगों को मौका दे दो कि वो कुछ सिक्योरिटी ब्रीच का फायदा ले लें, जो कि बिल्कुल गलत है। अब इसमें लेकिन कांग्रेस का ये कहना आ रहा है कि जो रैली थी वहां पे भीड़ इकट्ठा नहीं हुई इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो अपने अपने इस पे लोगों के बयान है, लेकिन पॉलिटिक्स एक तरफ, ये जो चीज़ हुई है ये अच्छी नहीं हुई है, देश के लिए सही नहीं है। जो किसान की प्रोटेस्ट है उसमें से आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर अभी भी क्यों चल रहा है, अब तो फार्म लॉज वापस ले लिए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए कोई प्रॉपर एक्ट चाहते हैं ये किसान। और दूसरा ये कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल अमेंडमेंट वाला सिस्टम आया है जिसमें मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, सब्सिडी नहीं करके मिलेगा, तो उसके अगेंस्ट में भी थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है इस चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं। बट वो सब एक तरफ है, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी एक तरफ है, और ये जो भी हुआ है ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी क्यों, इन दी एंड वो आपके देश को रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरीके की घटना जो है वो कठोर शब्दों में निंदा करी जानी चाहिए। बाकी आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में जरूर ओपिनियन दीजिएगा कि आप लोग इस मुद्दे पे क्या आपका पक्ष रखते हैं। अब एडिटोरियल्स देखते हैं। देखो, एडिटोरियल्स ना, आज एक एडिटोरियल आया है एनएलयू के ऊपर ही, दीज आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस मस्ट नॉट बी मरूंड। ये वाला एडिटोरियल आया है ना। अभी देखिए, कुछ दिन पहले हमारे जो रमन्ना साहब हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने ये कहा था कि जो नए बच्चे आ रहे हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से वो बार में इनरोल नहीं करते हैं और वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं बार के अंदर, और जो करते भी हैं वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में करते हैं, लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड इसमें कोई नहीं जाता है। तो पहले तो ये सारी तरह चीज़ें एक तरफ, आप लोग लॉ एस्पिरेंट्स हैं, और एक बहुत ही ओपन बात जो इस पर मैं रखना चाहूँगा कि क्यों बार में नहीं इनरोल करते हैं लोग। तो देखिए, हम लोग नेपोटिज्म बॉलीवुड में सुनते हैं, लेकिन नेपोटिज्म बहुत हाई लेवल पे आपका लिटिगेशन के अंदर है। इवन हर फील्ड में होता है, लेकिन लिटिगेशन में भी नेपोटिज्म का एक अलग लेवल है। कोई भी नया आदमी अगर बार में अपने आप को इनरोल कराता है और वो प्रैक्टिस करना शुरू करता है, 7-8-9 साल उसको ऐसे ही लग जाते हैं वहाँ पे कुछ सीखने के लिए, मिनिमम अपना स्टैंडर्ड बनाने के लिए। 4 साल से पहले अगर कोई वकील कह दे कि मैं बहुत हीरो बन गया हूँ तो मैं मान ही नहीं सकता। मिनिमम 4 साल इतने लगने चाहिए अगर ही इज़ अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर। मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको एक एक्चुअल फैक्ट बता रहा हूँ। तो ये कहना आसान है बड़े बड़े लोगों को कि आप इसमें इनरोल करिए, आप इसमें इनरोल करिए, बट जहाँ पे लॉ फर्म्स 1.5 लाख रुपए आपको सैलरी देती है, उसके जगह पे हम 5-5 हज़ार रुपये का स्ट्रगल करने के लिए 5 साल तक क्यों घूमें। तो आप उस तरीके का इकोसिस्टम डेवलप करिए जिससे कि इस तरीके की चीज़ें हों। बट खैर, ये सब बातें हटाइए, बात करते हैं क्या यहाँ पे कहा जा रहा है। तो यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर ये कहा जा रहा है कि रमन्ना साहब ने कहा था कि जो लोग हैं वो बार में इनरोल नहीं कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में नहीं जा रहे हैं, जो एनएलयूज के स्टूडेंट हैं इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो ये जो राइटर हैं वो ये लिख रहे हैं कि जो एनएलयूज हैं उनको अपना करिकुलम कुछ चेंज करना होगा, थोड़ा सा चीज़ों को बेटर बनाना होगा
और ये जो एलिट वाला टैग होता है एनएलयू के स्टूडेंट्स के ऊपर से वो हटाना होगा, तभी वो लोग भी इन चीज़ों में जाएंगे। थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बढ़ाना होगा और वगैरह वगैरह लिखा है जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इट जस्ट हम लोगों से रिलेटेड था तो मैंने यहाँ पे किया। काम की चीज़ों पर लोग क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, भैया 4-4 हज़ार रुपये फीस ले रहे हैं, 2.5 लाख रुपए इनकी कॉलेज की फीस है, जहाँ पे एक्चुअल क्रिटिसिज्म होना चाहिए। बाकी छोड़ो। अगला आर्टिकल देखो क्या है, द चाइनीज चैलेंज अनकवर्स इंडियाज फ्रेगिलिटीज। ये हमने रिसेंटली 2-3 दिन से बहुत बार देख लिया है। मैंने आपको बताया था किस तरीके से तिब्बत वाला इशू था, किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश वाला इशू है, किस तरीके से अभी डिस्ट्रिक्ट्स के नाम चेंज किए चाइना ने। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हुए चल रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे आर्टिकल है 1971 वॉर के बारे में, इसको देखेंगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं फिर आगे। मेमोरीज ऑफ वॉर एंड पीस ये लिखा है सचिन पायलट साहब ने। ऑल्दो ये आर्टिकल ना इन्होंने थोड़ा सा अपने फैमिली के आसपास कर दिया है, बट अपन इसको ना एक नॉर्मल दृष्टिकोण से डिस्कस करेंगे। तो देखो जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था 1971 में, उससे पहले ना देखो जो सिचुएशन थी कुछ इस प्रकार से थी कि ये था पाकिस्तान और एक पाकिस्तान ये था जिसको ईस्टर्न पाकिस्तान बोला जाता था। 1971 की वॉर का शुरू होने का कारण क्या था, जो उस समय का ईस्टर्न पाकिस्तान था वहाँ इलेक्शन हुए थे, शेख मुजीबुर रहमान जो है ना वो पावर में आ गए थे। और इनको जब वहाँ पे पावर में आते हुए देखा तो पाकिस्तान के लोगों ने कहा, जो पाकिस्तान की मिलिट्री थी, गवर्नमेंट थी, कि भैया यहाँ का बंदा यहाँ को लीड क्यों कर रहा है, पाकिस्तान के बंदे को भेजो, इधर वाले पाकिस्तान के बंदे को ईस्टर्न पाकिस्तान में हमें हेड बनाना है, ना कि जो ईस्टर्न पाकिस्तान है वहीं के किसी बंदे को हेड बनने देना है। तो इसके चलते हुए इन्होंने जो है ये इलेक्शन को खराब बता दिया, वॉइड घोषित कर दिया। उसके बाद बांग्लादेश में बवाल शुरू हुए, जो कि उस समय ईस्टर्न पाकिस्तान था, और धीरे धीरे जो चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली, बांग्लादेश में एक फोर्स तैयार हुई मुक्ति वाहिनी, उसकी भी अपनी एक कहानी है, और भारत ने बहुत रोल प्ले किया बांग्लादेश की आज़ादी में। फिर देखिए हमारी फोर्स जो है इंटरफेयर करती है 3 दिसंबर से, और 16 दिसंबर से 3 दिसंबर के बीच में ही भारत जो है पाकिस्तान को बिल्कुल ठंडे, मतलब कह सकते हो खड़े पांव कर देता है, और पाकिस्तान जो है घुटने टेक देता है, सरेंडर कर देता है। शेख मुजीबुर रहमान जो है वो पावर में आ जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले देखो स्वर्णिम विजय वर्ष बनाया गया था। तो ये क्यों मनाया गया था, 50th एनिवर्सरी ऑफ विक्ट्री टू द 1971 वॉर जो हुई थी उसके लिए। अब देखो नेवी क्यों 4 दिसंबर को इतना इंपॉर्टेंट मानती है। नेवी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 4 दिसंबर। एक यहाँ पे इसी से रिलेटेड चीजें हैं, इसलिए मैं साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। क्योंकि जो ये 1971 का वॉर हुआ था ना, इसमें इंडियन नेवी ने एक अटैक लॉन्च किया था, और उसके अंदर ऑपरेशन ट्राइडेंट के अंदर पाकिस्तान की बहुत सारी वेसल्स, जो आपके नेवी की वेसल्स होती हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था PNS खाइबर, और जिसमें काफ़ी लोगों को इन्होंने मार डाला था, काफ़ी लोगों को इन्होंने बचा लिया था PNS खाइबर, और इस तरीके की और वेसल्स को डिस्ट्रॉय करके हमारी नेवी ने। आपने इवन इस पर एक मूवी आई है, आपने देखी होगी, गाजी अटैक करके, देखिएगा। तो वो भी 1971 वॉर पे ही बनी हुई है। तो ये हमारी नेवी ने किया था, और इसी के चलते हुए दिसंबर 4 को जो है आपका नेवी डे मनाते हैं। इसके अलावा कराची हार्बर पे भी अटैक हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन्हीं सबसे रिलेटेड हैं, तो हमने एक साथ इसको यहाँ पे कवर कर लिया। ठीक है, इंडियन नेवी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1612 स्टैब्लिश करी गई थी। आप में से चलिए एक क्वेश्चन ना बहुत कॉमन मेरे दिमाग में आता था पहले, तो मैं आपके साथ इसको शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग ये देखते हैं कि भारत में ना आर्मी का वर्चस्व ज़्यादा है, वहीं आप देखते हो यूएस में मरीन्स का वर्चस्व ज़्यादा है। यूएस मरीन करते रहते हैं वहाँ पे, जैसे हमारे पे इंडियन आर्मी करते हैं। तो बहुत ही एक कॉमन डाउट कल मेरे को किसी ने डाला था ये मेरे टेलीग्राम मैसेजेस में, तो मैंने फिर आप लोगों के साथ इसको शेयर करने का भी सोचा है। देखो हर देश का ना अपना स्ट्रक्चर अलग है, ज्योग्राफी अलग है। भारत ना एक मोस्टली लैंडलॉक कंट्री है, तो लैंडलॉक कंट्री है तो हमें आर्मी की जो हमारे यहाँ पे वर्चस्व ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है। आपका यूएस जो है ना वो आपके चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है मोस्ट ऑफ द पार्ट से, तो वहाँ पे नेवी का वर्चस्व ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पे यूएस मरीन जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में है, और वहाँ पे यूएस मरीन का सबसे ज़्यादा दबदबा है। वहीं भारत में इंडियन आर्मी का सबसे ज़्यादा दबदबा है। ऑल्दो हमारी सारी फोर्सेस सब लोग इक्वल हैं, जस्ट कि दबदबा ज़्यादा संख्या में कौन है वो वाली बात हो रही है। इसके बाद क्या है, गवर्नमेंट से 8 लाख EWS इनकम कैप बेस्ट वे फॉरवर्ड, ये डेली वही चीज़ आ रही है, कोई मतलब नहीं। मैं आपको ना अभी इस पर एक बात बोलना चाह रहा हूँ। बहुत सारे हिंदू एनालिसिस में देख रहा हूँ जो 1-1, 1.5 घंटे एनालिसिस कर रहे हैं, 50-50 मिनट एनालिसिस कर रहे हैं, उसी में लाइव चैट कर रहे हैं, उसी में आपसे बातें कर रहे हैं, जस्ट कि बस वो टाइम बढ़ जाए। डोंट वेस्ट योर टाइम इज प्रीशियस, डोंट फॉल इनटू ट्रैप्स। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे हिंदू एनालिसिस देखने के लिए आए, आप हिंदू की किताब लिखने के लिए नहीं आए। डेली 1 घंटा आप न्यूज़पेपर पहले तो सुनो, फिर 1 घंटा 1.5 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ो, 3 घंटे का आपने प्रोसेस कर लिया है, फिर आप पढ़ाई कब करोगे।
मुद्दा ये कि संक्षिप्त में समराइज करे, वो ऐसे चैनल्स फॉलो करो, आप अपने हिसाब से देखो, बुद्धिजीवी हो आप लोग, बट डोंट वेस्ट योर टाइम इन फॉलोइंग ऑल दी स्टेप्स, ठीक है, ये ध्यान रखिए। इसके बाद आगे बढ़े उससे पहले आप लोग चाहें तो हमारा क्लैट यूजी के जो तैयारी कर रहे हैं, जो 2022-23 में क्लैट यूजी में अपेयर करना चाहते हैं, 5 ईयर लॉ करना चाहते हैं, वो हमारे 2022 का बैच, 2023 का बैच चल रहा है, क्लैट जीके बूस्टर चल रहा है, मॉक टेस्ट हमारे ले सकते हैं। क्लैट पीजी एलएलएम की जो तैयारी कर रहे हैं वो हमारा 2022 का बैच, 2023 का बैच, या क्लैट पीजी का जो मॉक टेस्ट है उसमें इनरोल कर सकते हैं। DULLB के स्टूडेंट्स, एनालिसेट के स्टूडेंट भी हमारे कोर्सेज परचेस कर सकते हैं। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ऐप डाउनलोड करनी है, स्टोर सेक्शन में जाना है, कोर्स परचेस कर लेना है। वहीं पे जो लोग डेस्कटॉप से विजिट कर रहे हैं वो लोग हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके बाद देखो क्या है, श्रीलंका कोर्ट फ्रीज 30 तमिलनाडु फिशरमैन। ये फिशरमैन वाला इशू जो है ना, मैंने अभी कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया श्रीलंका फिशरमैन इशू, फिर हम बात करेंगे इस न्यूज की। देखो ये इंडिया है, ये आपका श्रीलंका है और ये पाक बे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ना, ये इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जिसमें इसके इधर का पार्ट भारत का है, इसके इधर का पार्ट श्रीलंका का है। हमारे मछुआरे जो हैं वो इधर अगर मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद जाएंगे तो दिक्कत है। उसके बावजूद भी ये देखो, ये है पाक स्टेट, वही आपकी इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो प्रॉब्लम अब ये आती है कि हमारे जो मछुआरे हैं ना, वो ये लाइन क्रॉस करते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि सर हमारे मछुआरे क्यों क्रॉस करते हैं यार, इतना समुद्र कम पड़ा है क्या? तो देखो दो कारण है। पहला कि हमारे इधर का जो सामान मतलब मछलियां थी वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा मात्रा में पहले से ही ले जा चुकी है मछुआरों के द्वारा, काफी समय से यहाँ पे मछलियां पकड़ी जा रही हैं। दूसरा, जो रिसोर्सेज यहाँ पे पाए जाते हैं ना, जिस तरीके की बायोडाइवर्सिटी इस वाले पोर्शन में, वो इधर नहीं है। तो इसीलिए वो जो अच्छी क्वांटिटी की मछली है, अच्छी क्वालिटी की मछली है पकड़ने के लिए आपके मछुआरे जो हैं वो इस लाइन को क्रॉस कर देते हैं, रिस्क लेने को भी तैयार हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, बहुत बार श्रीलंका की मरीन जो है वो शूट कर देती है, बहुत बार अरेस्ट कर लेती है। हर दूसरे तीसरे महीने जो है ये न्यूज हमें देखने को मिलती है। तो ये पाक बे का मामला है जहां पे ये चीजें देखने को मिलती है। अब ना इसको थोड़ा सा मैं और आपको डिटेल में लेके जाऊंगा। ये मैटर जो है ना आज का नहीं है, ये डिस्प्यूट जो है ना इंडिया श्रीलंका के बीच में आज का नहीं है, ये 1921 से चला आ रहा है कि भैया इसके बाहर जो है ना हमारे मछली पकड़ने वाले नहीं आ सकते हैं और इसके अंदर ही हमें करना है। और बहुत बार हमारे मछुआरे इसके बाहर जाते थे लेकिन उनको बार बार पकड़ लिया जाता था। ये चीज 1921 से चली आ रही है, जब श्रीलंका में सीलोन करके गवर्नमेंट थी, ऑल्दो वो भी ब्रिटिशर्स के ही पार्ट थे लेकिन गवर्नमेंट अलग थी। तो सीलोन गवर्नमेंट और मद्रास गवर्नमेंट के बीच में पहली बार डिस्प्यूट ना अक्टूबर 1921 को देखने को मिला था। उसके बाद ये मामला कभी शांत नहीं हुआ, 1970 तक ये मामला चलता रहा। फिर इंदिरा गांधी जी ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन क्या निकाला, एक आइलैंड है यहाँ पे देखो, कच्छातीवू, ठीक है। ये आइलैंड ना पहले भारत का पार्ट था। तो ये जो कच्छातीवू आइलैंड है ना, ये भारत ने श्रीलंका को दे दिया इन 1970। इंदिरा गांधी जी के द्वारा यहाँ पे ये किया गया कि ये श्रीलंका का पार्ट हो गया और ये यहाँ पे फिर इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री खिंच गई। अब क्या हो रहा है, हमारे देखिए जो तमिलनाडु के मछुआरे हैं वो ये कहते हैं कि भैया कच्छातीवू आइलैंड तो हमारा था, पहले हम यहाँ पे जाके मछली पकड़ते थे, हम यहाँ पे रहते भी थे, अब आपने श्रीलंका को दे दिया, एटलीस्ट हमें यहाँ तक तो मछली पकड़ने जाने दो, इसके आसपास तो फेरी बना के हमें जाने दो, क्योंकि ये अपना ही पार्ट था। तो ये एक बात जो है काफी समय से हमारे जो मछुआरे हैं वो कहते हैं। अब देखो यहाँ पे ना मछली पकड़ने का कारण क्या होता है, यहाँ पे देखो जाफना में 2007-8 तक तो सिविल वॉर ही चल रहा था श्रीलंका में, है ना। तो यहाँ पे कोई था ही नहीं, सब लोग इधर से छोड़ के जा चुके थे। तो भारत के मछुआरे मस्त यहाँ पे आके मछली पकड़ते थे। अब क्या हुआ, वहाँ पे सिविल वॉर जो है वो खत्म हो चुका है, यहाँ पे लोग वापस सेटल हो चुके हैं, तो ये लोग भी मछली पकड़ने जाते हैं। तो अब ये लोग कहते हैं कि भैया आप हमारे मछली क्यों पकड़ रहे हो, हम नहीं पकड़ें क्या, हम मछली नहीं पकड़ के बेचें क्या, हम हमारी रोजी रोटी नहीं चलाएं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे एक और आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि भारत के मछुआरे ना ट्रेवलर्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब ट्रेवलर्स क्या होता है, ये होता है ट्रेवलर्स में देखो आप देख सकते हो कि मछली के साथ साथ ना मछली के अंडे और भी जो चीजें पौष्टिक चीजें होती हैं जिससे आपकी बायोडाइवर्सिटी अंदर मेंटेन रहती है, वो सब चीजें आ जाती है, मछली के अंडे भी आ जाते हैं। तो अब क्या होता है, मछली फिर ज्यादा मात्रा में बचेगी नहीं जब अंडे सारे खत्म हो जाएंगे। तो ये ट्रैवलर मेथड है। एक मेथड और होता है जिसको बोलते हैं डीप फिशिंग। ध्यान रख लो, भी मैं बताऊंगा मैं क्यों बता रहा हूँ। डीप फिशिंग सिंपल जो तरीका होता है, जाहिर सी बात है ट्रैवलर के अंदर ज्यादा मछली कम समय में पकड़ सकते हो, डीप फिशिंग में ज्यादा समय लगेगा। तो ये चीज देखने को मिलती है। और जाफना 2009 में जब सिविल वॉर
जब तक चल रहा था तब तक तो ठीक थी, उसके बाद मछुआरे सेटल हो गए वहाँ पे, तो अब उनका भी डिमांड है कि भैया हम हमारी मछली यहाँ पे पकड़ेंगे, आप यहाँ से अपना हटाइए सिस्टम। तो ये समय समय पे चीज़ें होती रहती हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है डीप फिशिंग टेक्निक ये, और हमारी गवर्नमेंट समय समय पे प्रोत्साहित करने की कोशिश करती है कि मछुआरों को कि डीप फिशिंग टेक्निक का यूज़ करो, बट जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा फास्ट वे है, जल्दी ज़्यादा मछली आ जाती हैं, तो जल्दी उसके लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पे कुछ इंसेंटिव दे के या कुछ इस तरीके की चीज़ें करके किया जा सकता है। ये न्यूज़ क्या थी? श्रीलंका की कोर्ट ने 13 तमिलनाडु के फिशरमैन्स को फ्री कर दिया है, तो वो हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस, और अगला आर्टिकल जो है वो है पॉश एक्ट हाईकोर्ट गाइडलाइंस चैलेंज्ड। ये क्या है? देखो इस एक्ट के अंदर बात हो रही है, अभी देखो कुछ समय पहले ना महाराष्ट्र की बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो है एक फैसला दिया था, वो ये दिया था कि जो वकील है ना वो पॉक्सो के मैटर्स को मीडिया के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, डेटा शेयर नहीं कर सकते हैं, क्या जजमेंट आई है शेयर नहीं कर सकते हैं। इसके चलते हुए आभा सिंह करके एक वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली है कि भैया ये चीज़ जो है गलत है, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन हो रहा है साफ साफ। इसके बाद एक्टिविटीज सीक सीजीआई's हेल्प एज ऐप डिफेम्स वुमेन। देखो यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, दैट्स इट। सुमोटो कॉग्निजेंस लेने को कहा जा रहा है एनवी रमन्ना साहब से। बुली बाई ऐप की कहानी है ये, जो हमने बहुत दिन से देख लिया है, तो आपको समझ में वो तो आ ही चुका होगा। यहाँ पे ये सुमोटो कॉग्निजेंस क्या होता है? सुमोटो कॉग्निजेंस का मतलब ये होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट किसी के केस फाइल करने का वेट ना करे, खुद से ही इस मुद्दे को अपने अंदर मतलब अपने कोर्ट में लेके फैसला सुनाए। लास्ट सुमोटो कॉग्निजेंस का एक केस हमने देखा था जब एक वकील थे, बहुत फेमस वकील थे, उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का उनके ऊपर सुमोटो कॉग्निजेंस ले लिया था सुप्रीम कोर्ट ने। जरूर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में उनका नाम बताइएगा। फिर क्या है? ड्यूटी शुड नॉट एक्सीड 8 आवर्स, ऐसा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लोगों ने कहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भारत के डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। इनका ये कहना है कि कोविड-19 में जब ड्यूटी लगी थी और अब आगे लगेगी, तो आप ये इंश्योर करिए कि 7 दिन में 8 घंटे से ज़्यादा ना लगे, प्लस डॉक्टर की मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए, जो कि बिल्कुल सही बात है। जब कोविड-19 में प्रॉब्लम हुई थी तो बहुत ज़्यादा समय समय तक के लिए ड्यूटी लगाई जा रही थी, और डॉक्टर भी इन दी एंड है तो इंसान ही, तो ये एक बात जो देखने को मिली। फिर क्या है? होम आइसोलेशन पीरियड शॉर्टन। यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस को रिवाइज किया है, इवन ये तक अलाउ किया है कि जो लोग डायबिटीज के रोगी हैं, हार्ट डिजीज है, क्रोनिक लंग्स हार्ट डिजीज है, लीवर और किडनी डिजीज है, ठीक है, इस तरीके की कोई भी चीज़ें हैं तो उन लोगों को होम आइसोलेशन करना अलाउ कर दिया जाए इफ़ दे फाइंड पॉजिटिव ऑफ कोविड। इसके अलावा जिनको HIV या फिर इस तरीके की बीमारी है जो कि ट्रांसफ़र हो सकती है एक इंसान से दूसरे इंसान पे, उनको भी होम आइसोलेशन की बात करी गई है। इसके अलावा यहाँ तक चेंज किया गया है कि पेशेंट अंडर होम आइसोलेशन वुड स्टैंड डिस्चार्ज एंड आइसोलेशन आफ्टर एटलीस्ट 7 days फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 10 to 14 days। पहले 10 से 14 दिन था, उसको 7 दिन कर दिया है। तो इस तरीके की कुछ बेसिक चीजें जो है यहाँ पे चेंज करी गई हैं। इसके बाद क्या है? चाइना टू टेस्ट 13 million पीपल इन जेंगजू, जियान केसेस ड्रॉप। चाइना की एक जगह है जेंगजू, वहां पे काफी सारे लोगों को कोविड निकला है। उसके बाद 13 मिलियन लोगों जो वहां पे रहते हैं उनके साथ कोविड का टेस्ट होगा, और जो लोग उसमें कोविड के साथ पॉजिटिव पाए जाएंगे उनको घर में डिटेन किया जाएगा, जिससे कि घर में डिटेन मतलब होम आइसोलेशन में रख दिया जाएगा, जिससे कि कोविड को रोका जा सके। अब ये चाइना इस तरीके कदम क्यों उठा रहा है? क्योंकि विंटर ओलंपिक्स अभी आने वाले हैं और विंटर ओलंपिक्स चाइना ही कराने वाला है, तो जिसके चलते हुए चाइना चाहता है कि तब तक सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। विंटर ओलंपिक गेम्स पहली बार 1924 कैम्ब्रिज फ्रांस में हुए थे, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो इसकी गवर्निंग बॉडी है। इसको अभी हमने कुछ दिन पहले भी न्यूज़ में सुना था, जब यूएस ने मना कर दिया था कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ने भी मना कर दिया कि हम इसको बाइकआउट कर रहे हैं। क्यों? मेन रीज़न दिया है, ये जो आइगर्स रीजन है ना चाइना का, यहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन चाइना करता है। जो उगर्स होते हैं आपके, ये चाइना के इस रीजन में रहते हैं, जिंगजांग जो रीजन है, और इनके साथ काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन होता है समय समय पे आपका चाइना के द्वारा, जिसके चलते हुए समय समय पे लोग जो है इसके लिए आवाज़ उठाते हैं, और इसी के चलते हुए अभी यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया ने भी आवाज़ उठाई थी। अब लास्ट आर्टिकल है आज का, नॉर्थ कोरिया फायर्स बैलिस्टिक मिसाइल इन फर्स्ट टेस्ट इन 2 months। पहले तो आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप के साथ नॉर्थ कोरिया की वार्तालाप चल रही थी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए, बट ऐसा नहीं हो पाया। तो अब यहाँ पे काफ़ी समय से आगे चीज़ें बढ़ी हैं, और अब नॉर्थ कोरिया ने कुछ दिनों बाद फिर से अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है सी के अंदर।
अभी देखो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल में आपको बेसिक अंतर मैं समझाना चाहता हूं। तो देखो क्रूज मिसाइल कुछ इस तरीके से होती है और इसके अंदर जेट इंजन होता है। जेट इंजन क्या होता है? जेट इंजन ना ऑक्सीजन से हवा में अपने आप फ्यूल डेवलप करता है। वहीं पे जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं इसके अंदर फ्यूल फिल कर दिया जाता है और एक फिक्स फ्यूल रहता है। बैलिस्टिक मिसाइल की जो रेंज होती है ना वो बैलिस्टिक होती है, ठीक है। अब बैलिस्टिक मतलब ये वाली जो लूप है ना, ये बैलिस्टिक मिसाइल का है। और जो आपका क्रूज मिसाइल होती है वो हवा में ऊंची कम जाती है पर वो ट्रेवल लंबा कर सकती है और फिर टारगेट पे जा सकती है, क्योंकि इसमें फ्यूल मैंने कहा डेवलप होता है। यहां पे मैंने बोला फ्यूल फिल रहता है। ये पैराबोला वाला स्ट्रक्चर अपनाती है बैलिस्टिक मिसाइल और बाद में इसमें ग्रेविटी फंक्शन में आ जाती है और उसके यूज से फिर अपने टारगेट को अचीव कर लेती है। अब देखो जो रडार होता है ना उसके कांटेक्ट में बैलिस्टिक मिसाइल का पकड़ाना ज़्यादा आसान है कंपेरेटिवली टू द क्रूज मिसाइल, क्योंकि क्रूज मिसाइल की जो रेंज होती है ना वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 किलोमीटर के अंदर रहती है और वहीं आपका जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी रेंज जो है वो 1500 से 2000 किलोमीटर तक जाती है। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल के बारे में। जेट इंजन होता है, उसमें रॉकेट इंजन होता है बैलिस्टिक मिसाइल में, तो रॉकेट इंजन में फ्यूल पहले से ही फिल कर दिया जाता है। इसके अलावा भारत के द्वारा कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स के नाम देख लो, अग्नि-P मिसाइल, शौर्य मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, धनुष, संगरिका। अब आप कहोगे सर क्रूज का भी नाम बता दो, तो ब्रह्मोस का नाम हमने बहुत बार सुना है। जो ब्रह्मोस है वन ऑफ द मोस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत के पास है, ठीक है। और इसके अलावा थोड़ा सा और देखना चाहो उसमें तो प्रोजेक्टिलिटी है, ये हमने कन्वेंशन साइन कर रखे हैं, कोई इतना खास नहीं है, ठीक है। तो दिस इज इट गाइस, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। हमने बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल में डिफरेंस देखा। हमने चाइना में ये देखा कि एक जगह है जहाँ पे लोगों को टेस्ट हो रहा है, फिर हमने विंटर ओलंपिक्स को इससे कनेक्ट किया। होम आइसोलेशन पीरियड जो है शॉर्ट किया गया है। ड्यूटी डॉक्टर्स की 8 घंटे से ज़्यादा ना बढ़े ये डिमांड करी गई है। CGI से कहा गया है कि सुमोटो कॉग्निजेंस लें। ये हमने देखा कि एक वकील है उन्होंने जो गाइडलाइंस आई थी बॉम्बे हाई कोर्ट की उसको चेंज करने की बात करी है। हमने श्रीलंका का फिशरमैन इशू देखा और हमने समझा कि किस तरीके से ये उत्तरदायी है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इसके सॉल्यूशन है, ट्रैवल्स की जगह पे क्या यूज़ किया जा सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर हमने हमारे कोर्सेज में इनरोल करना हो तो डिस्क्रिप्शन में भैया लिंक है, चले जाओ परचेस कर लो, या वेबसाइट से जाके भी आप परचेस कर सकते हो। EWS कोटा वाला न्यूज़ हमने फिर देखा, स्वर्णिम विजय वर्ष के बारे में जाना, हमने इंडो पाकिस्तान वॉर के बारे में जाना। फिर अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ जो एक छोटी सी घटना घटी है, छोटी नहीं बोलेंगे बड़ी घटना घटी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को कोलैप्स करना वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग है इंडिया के अंदर। वर्ल्ड के अंदर किसी भी देश के लीडर की अगर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। इवन यहाँ तक बोला जा रहा है कि जब ये सब चीज़ें हुई तब चीफ मिनिस्टर को फ़ोन किया गया तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। तो ऐसे चीज़ें सुनने में आई है। तो दिस इज इट गाइस, थैंक यू सो मच। एंड संडे को मॉक जरूर दीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लैट UG एंड क्लैट PG के स्टूडेंट्स DU LLB एंड LSET के लिए भी फ्री मॉक आएंगे नेक्स्ट वीक, तो आप लोग तब दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।